दरअसल नागालैंड से सरकारी हथियार डिपो से हथियारों की चोरी की ये कोई नई बात नहीं है। आपको ये बता दें कि 10 साल पहले सन 2013 में एनडीटीवी इंडिया की ही हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें यह दिखाया गया कि किस तरह नागालैंड का दीमापुर हथियारों की तस्करी का एक अड्डा बन गया है 10 साल पहले। आप भी देखिए दीमापुर से नीता शर्मा की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, क्योंकि उससे एक आपको पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि 10 साल से कोई चीज चली जा रही है। अगर उस समय उस रिपोर्ट के बाद भी उसको रोक लिया गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। नीता की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीता शर्मा। मैं इस वक्त दीमापुर में हूँ। ये शहर दिल्ली से बहुत दूर है, इतनी दूर कि दिल्ली अक्सर इसे अनदेखा कर देती है। यही शिकायत दीमापुर की अक्सर रहती है, लेकिन इस अनदेखी की वजह से कम एक कारोबार यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। वो है हथियारों की नाजायज खरीद फरोख्त का। कारोबार में हथियारों के सौदागर ही नहीं, तस्कर और अफसर भी शामिल हैं। देश में शायद ही कोई दूसरी सड़क ऐसी हो जैसी दीमापुर की ये इरोस लाइन या जाकी सोतो रोड है। ये सड़क मुझे दीमापुर के हथियारों के बाजार में ले जा रही है। इस सड़क पर चलते हुए आप जिधर देखें उधर ही हथियारों की दुकान दिख जाएगी। चलते चलते हमारी मुलाकात बिहार के मंटू शर्मा से होती है, जो यहाँ हथियारों की मरम्मत का काम करते हैं। गन रिपेयरिंग शॉप कब से चला रहे हैं? मैं पहले तो मेरे पिताजी चलाते थे। मैं स्कूल कॉलेज पास किया तो उसके बाद इधर आया। तो आपने ये कहाँ से सीखा? मतलब मैं पिताजी से सीखा। क्या जायज हथियारों के इस बाजार में नाजायज हथियार भी पहुंच जाते हैं? मंटू शर्मा मानता है कि पहुंच जाते हैं, लेकिन इस कारोबार से उसका कोई वास्ता नहीं है। दीमापुर में मतलब अवैध हथियार भी काफी मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत है। हाँ? बहुत है और यहाँ पे मिलते बहुत हैं। बाकी की इंडिया में मिलने का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस्तेमाल बहुत होता है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे कितने फ्रिक्शंस है। तो उस हिसाब से मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आप इशारा को समझिए। हथियारों के इस बाजार में हथियार बिकते ही नहीं, बनते भी हैं और उनकी मरम्मत भी होती है। नागालैंड में ये धंधा इतना फल फूल रहा है कि मंटू शर्मा को अपनी दुकान में आदमी भी रखने पड़े हैं। यहाँ एमुनेशन बेचा जाता है? एमुनेशन बेचा जाता है? आर्म्स एमुनेशन। तो किस तरह का एमुनेशन होता है? एनपी बोर का, नॉन प्रोहिबिटेड बोर। हम देख सकते हैं अंदर से कैसा होता है एमुनेशन। इलीगल वेपन्स। इरोस लाइन में ही हमें मिलते हैं प्रवीर राय। 17 साल से हथियार बेच रहे हैं। बताते हैं कि घर घर में बंदूक है और हर तरह का शिकार होता है। एक वो है कि सबका घर में जितना आपको वो रहेगा, मेल रहेगा, इनका सबका ये परंपरा चला आता है कि सबको घर में जितना मेल होगा उतना ही बंदूक घर में रखना चाहिए। जायज और नाजायज के बीच का सुराग खोजने में पुलिस भी जुटी है, क्योंकि देश में कहीं भी नाजायज हथियार हों, उन पर दीमापुर की मुहर लगी मिलती है। कह सकते हैं कि इन दिनों दीमापुर नाजायज हथियारों की राजधानी बना हुआ है। यहाँ से चल रहे इस धंधे ने देश के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिला रखा है।
हथियारों के इस बाजार में सब कुछ मिलता है। आप दाम बताइए, आपको हर हथियार यहाँ आसानी से मिल जाएगा। GSG यानी जर्मन स्पोर्ट्स गन, ग्लॉक पिस्टल, जो एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, 6 ओवर, ऑटोमेटिक कार्बाइन और AK-47 से AK-56 तक। स्मॉल आर्म्स के लिए आसाम एक ट्रांजिट रूट है बाहर के लिए। दीमापुर से लोग खरीदते हैं और अलग अलग जगह ले जाते हैं, पर जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है वो हमारे मेघालय, जो GNLA बोलते हैं, और आसाम के कुछ ग्रुप्स जो है वो वहीं से खरीद लेते हैं। नागालैंड में आपको जिस तरह का हथियार चाहिए वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे हाथ में जो ये वेपन है ये ऑस्ट्रियन मेड है और ये कार्बाइन है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड है कि SPG जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई है वो इसका इस्तेमाल करती है। ये GSG है जो कि जर्मनी की है। ये ग्लॉक पिस्टल है। यही नहीं, यहाँ पे चेज़ेक के हथियार भी मिल जाएंगे। बताया जाता है कि ये सारे के सारे हथियार म्यांमार होते हुए नागालैंड पहुँचते हैं। इस बाजार में हथियार जैसे दुनिया के हर कोने से पहुंचते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले वो घर से ही आते हैं। राज्य सरकार की एक जांच से ये बात खुली है कि नागालैंड पुलिस ही अपने हथियार संदिग्ध अतिवादियों को बेचती है। ये सब वो वेपन्स हैं जो नागालैंड में अंडरग्राउंड ग्रुप्स से पुलिस ने बरामद किए हैं। मेरे हाथ में जो इस वक्त वेपन है उसका नाम है M16। ये अमेरिका ने बनाया है और इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ही सटीक बताई जाती है। अब ये आरोप लग रहे हैं कि जो ये वेपन्स हैं वापस अंडरग्राउंड ग्रुप्स की ओर जा रहे हैं। यही नहीं, नक्सलवादियों तक ये वेपन्स जा रहे हैं। इसे लेकर अब हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी चिंतित दिखाई पड़ रही हैं। दीमापुर के पुलिस हथियार खाने में हमें तालों में बंद दिखे इतने सारे हथियार, लेकिन असल में चौकसी इन हथियारों की नहीं, पुलिस वालों की हो रही है। We had some misfortunes. We had lost some arms from the police armory. Now we are going for thorough verifications, and all the sealed all the arms being regularly physically verified. इन दिनों नागालैंड के सभी 11 जिलों में पुलिस के हथियारों और कारतूसों की गिनती चल रही है। हर जगह तादाद कुछ कम मिल रही है। मैं इस वक्त दीमापुर की पुलिस आर्मरी पर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SLRs पड़ी हुई हैं और उधर एमुनेशन पड़ा हुआ है। जब से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पुलिस आर्मरी से वेपन्स और एमुनेशन गायब हो रहा है, तब से नागालैंड पुलिस हर हफ्ते हर वेपन की और एमुनेशन की अकाउंटिंग कर रही है और पुलिस वालों पर निगाह रख रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2012 के बीच पुलिस वालों के 160 हथियार और 55,000 गोलियां गायब हुई हैं। पुलिस का विश्वास मतलब नहीं है उसमें, इसलिए वेरी सीरियसली लेता है। देयर इज व्हाई अभी ये घटना होने के बाद काफ़ी यूनिट में, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में पूरा चेकिंग हो गई। मामला सिर्फ हथियार गायब होने का नहीं है, संदिग्ध लोगों को दिए जा रहे अनाप शनाप और फर्जी लाइसेंसों का भी है। ये काम भी सीधे सरकारी दफ्तरों से हो रहा है। इस मामले में राज्य के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की भी जांच हो रही है। जांच में एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट 2 रजिस्टर रखते हैं, एक जायज और दूसरा नाजायज हथियारों की बिक्री का। दीमापुर के इस शहर में सबसे ज्यादा भारत सरकार की सरकारी एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा फर्जी लाइसेंस इसी शहर से बन रहे हैं। देश के किसी कोने में भी अगर कोई फर्जी लाइसेंस पकड़ा जाता है तो उसका रिश्ता इसी शहर से निकलता है। जाहिर सी बात है कि इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा यहाँ के प्रशासन की है। नौबत ये आई है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन कराना पड़ा है। SIT ने जो शुरुआती जांच की
उसके नतीजे कम चौंकाने वाले नहीं हैं। इसके मुताबिक ज्यादातर मामलों में पुलिस प्रशासन को ये नहीं मालूम कि उनके दिए गए लाइसेंस पर हथियार किसने खरीदे। प्रशासन ने हथियारों के नंबर तक रजिस्टर में डालने की परवाह नहीं की, जिनसे पता चलता है कि वो प्रोहिबिटेड बोर के हैं या फिर नॉन प्रोहिबिटेड बोर के। लोगों को लाइसेंस दिए जाने की वजह तक रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जबकि इसके बिना लाइसेंस नहीं दिए जा सकते। और तो और कलेक्ट्रेट और राज्य सरकार को बताए बिना लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ये काम सब डिविजनल मुख्यालयों से होता रहा। नागालैंड में जायज और नाजायज का फर्क मिटाने का, नाजायज हथियारों को जायज बनाने का बकायदा एक पूरा सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम में काला बाजार से नाजायज हथियार लाए जाते हैं, उन्हें फर्जी दस्तावेजों के सहारे जायज बनाया जाता है। हथियार खरीदने से पहले परचेज परमिट जुटाया जाता है, फिर हथियारों के दलाल ये सब लेकर आधिकारिक दुकानों तक जाते हैं और अंत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से इनके कागज तैयार हो जाते हैं। इसके बाद किसी को ये शक नहीं रह जाता कि ये जायज हथियार नहीं है। इस तरह की दुकानों पर भी ये काम होता है और इसलिए एजेंसियां इन पर नजर रखती हैं। साफ है कि इस धंधे में इलाके के कारोबारी से लेकर सरकारी अफसर तक शामिल हैं। कोकराझार के इस इलाके ने पिछले दिनों में काफी हिंसा देखी है। उस हिंसा में इस तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं जो आम नागरिक को आसानी से नहीं मिल सकते। सवाल है कि ये हथियार उन तक कैसे पहुंचे। जवाब है दीमापुर के उसी हथियार बाजार से जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दीमापुर से असम के कोकराझार इलाके तक हथियारों का पहुंचने का सिलसिला भी कम हैरानी वाला नहीं है। नागालैंड में फल फूल रहे हथियारों के इस धंधे को करीब से देखें तो एक और सच्चाई खुलती है। इसका एक पूरा रैकेट है, इसका एक पूरा रूट है। नेशनल हाईवे 39 असम से शुरू होकर म्यांमार की सीमा तक जाता है। तस्कर इसी रास्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दरअसल यहीं आकर इस कारोबार का एक और खौफनाक पहलू खुलता है। हथियारों की इस सौदागरी के तार चीन से भी जुड़ते दिखते हैं। ये हथियार चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से रुइली में खरीदे जाते हैं। रुइली चीन और म्यांमार के बीच का एक इलाका है। रुइली से ये हथियार नागालैंड के मोन जिले में लाए जाते हैं। इसके लिए म्यांमार की चिंदविन नदी का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। मोन से ये हथियार दीमापुर पहुंचते हैं और फिर बाकी भारत में। तो जैसा कि आपने देखा नीता शर्मा की इस शानदार रिपोर्ट को, 10 साल पहले सन 2013 में उन्होंने कितने डिटेल, कितने विस्तार से यह बताने की कोशिश की कि कैसे नागालैंड से अवैध हथियार को वैध हथियार बनाने का और लाइसेंस को फर्जी लाइसेंस बाजार में उतारने का एक पूरा रैकेट चल रहा है, ताकि पुलिस की आर्मरी यानी कि पुलिस का अपना असलहा और अपना हथियार, ताकि वो चोरी ना हो, क्योंकि वो हो रहा था। उसके लिए वहां पर काउंटिंग हुई, एसआईटी का गठन हुआ, नाजायज हथियार का जो पूरा कारोबार है उसको रोकने का एक प्रयास किया गया। ऐसा 2013 में बताया गया था। अवैध लाइसेंस जो है उनको रोकने का एक प्रयास किया गया। चीन के रास्ते से आ रहा है ये, म्यांमार के रास्ते से, ये पता है। मोरे एक रास्ते में, हमने कल ही आपको तस्वीरें दिखाई कि वहां पर हिंसक घटनाएं अभी भी हो रही हैं। और 10 साल बाद, इतना सब कुछ होने के बाद और इस रिपोर्ट के बावजूद आज भी वही चीज, फिर पुलिस वाले पकड़े गए, फिर वही रूट। यानी कि सच्चाई ये है कि 10 साल में कुछ भी नहीं बदला है। हालात जैसे थे वैसे ही है। ताजा अपडेट दे रही हैं अभी के हालात पर नीता शर्मा। नॉर्थ ईस्ट में जो इलीगल वेपन्स का कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। ये अभी आपने जो रिपोर्ट देखी ये मैंने 10 साल पहले की थी। तब हमने दिखाया था कि किस तरह से जो नाजायज हथियार हैं उन्हें जायज बनाने का तरीका जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी कर रहे हैं। इस मामले की जांच भी हुई थी, एनआईए ने भी जांच की थी, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। लेकिन ये कारोबार जो है वो आज भी चल रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि फिर एनआईए ने कुछ गिरफ्तारियां की थी, जिसमें एक म्यांमार का नेशनल भी शामिल था। तब भी ये सामने आया है कि किस तरह
तरह से किसी और के लाइसेंस पे वो वेपन ले रहा था। एनआईए ने ये भी बताया कि किस तरह से एक 2020 का जो केस है जिसमें काफी भारी मात्रा में एमुनेशन भी बरामद हुए थे और आर्म्स भी बरामद हुए थे, इससे रिलेटेड ये जो अरेस्ट की गई थी। अभी हमने हाल फिलहाल में दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें कि मणिपुर में देखा कि मणिपुर में जो वायलेंस के जो लेवल्स हैं वो इतना एस्केलेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास वहां पे हथियार जो हैं वो काफी भारी मात्रा में अभी भी उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां बार बार ये बोलती रह रही हैं कि पिलफिर होकर अक्रॉस द बॉर्डर से जो वेपन्स हैं वो आ रहे हैं। असम राइफल्स जो है इस तरह की इंटेल जो है बार बार जो है वो शेयर करती रहती है। कई बार कुछ सीज भी होते हैं, कुछ सीज भी नहीं होते। तो ऐसे एग्जाम्पल्स नॉर्थ ईस्ट से कई बार जो है वो सामने निकल कर आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां कोशिश करती हैं लेकिन कहती हैं मैन पावर क्रंच के कारण वो हर एक केस को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाती। लेकिन ये एक भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से काफी एक बड़ी चिंता का कारण है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।